नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एनईजी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो आज अपने पढ़ेंगे मैन्योर, फर्टिलाइजर, कंपोस्ट और सॉइल के बारे में। ठीक है, तो अपनी जो ये क्लास है ना, ये रहेगी एक तो बेसिक भी, मैन्योर किसको बोलेंगे थोड़ा बेसिक अपने देख लेंगे, साथ में अपना इंपॉर्टेंस भी देखना है हमें। इंपॉर्टेंस से अपने क्या, एक तो बेसिक भी मैन्योर किसको बोलते हैं, फर्टिलाइजर किसको बोलते हैं, कंपोस्ट किसको बोलेंगे, बायो फर्टिलाइजर किसको बोलेंगे। ठीक है, इनका अपने बेसिक देख लेंगे। उसके बाद में अपने देखेंगे भी मैन्योर, फर्टिलाइजर ये कैसे सोइल को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी इंपॉर्टेंस। तो अपने शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने देखते हैं मैन्योर क्या है, यानी खाद। मैन्योर मतलब खाद। मैन्योर होती है ना, जो खाद होती है, ये प्राकृतिक रूप से तैयार की जाती है। और जो ये होती है कार्बनिक, सॉरी कार्बनिक। फर्टिलाइजर होते हैं वो तो अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक। और जो मैन्योर होती है ये प्राकृतिक रूप से तैयार की जाएगी और कार्बनिक होगी। और इसको तैयार किससे करेंगे? एनिमल, ह्यूमन और जो वेजिटेटिव पार्ट है ना उनसे। वेजिटेटिव पार्ट मतलब प्लांट वगैरह से। तो एक तो आपको ध्यान रखना है इन ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक इन नेचर, ऑर्गेनिक इन नेचर यानी प्राकृतिक रूप से ये कार्बनिक होती है। उसके बाद में किन किन सी चीजों से अपने बनाएंगे इसको? एनिमल, ह्यूमन और वेजिटेटिव, वेजिटेटिव पार्ट यानी प्लांट्स। जो खाद्य होती है वो प्राकृतिक रूप से कार्बनिक होती है। एनिमल्स, ह्यूमंस और वेजिटेटिव जो पार्ट होता है यानी प्लांट, इनसे जितना भी अपशिष्ट अपने को मिलेगा, जैसे एनिमल से गोबर हो गया, ह्यूमन से जो ह्यूमन एक्सक्रीट होता है वो हो गया, जैसे यूरिन वगैरह, और वेजिटेटिव पार्ट जैसे पत्तियां। तो इन सबको अपने थोड़ा रूप के अंदर इनमें परिवर्तन करेंगे, उसके बाद में मैन्योर है वो तैयार होगी। ठीक है, तो ये हो गया मैन्योर का। अब अपने देखते हैं फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर होते हैं ना जो, ये अकार्बनिक होते हैं। ये आपको ध्यान रखना, अकार्बनिक यानी इन ऑर्गेनिक इन नेचर। ठीक है, आया समझ में? और ये किन से तैयार किए जाएंगे? केमिकल के थ्रू तैयार किए जाएंगे और मील के अंदर थ्रू तैयार किए जाएंगे, मील या इंडस्ट्री। ठीक है, अब बात आती है बायो फर्टिलाइजर की। तो बायो फर्टिलाइजर से आप क्या समझते हो? जिसके अंदर कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे। ठीक है, जो फर्टिलाइजर के रूप में काम करेंगे, जैसे अजोला, एनाबिना, ये चीजें, जैसे राइजोबियम। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे इनके अंदर। ठीक है, जैसे अजोला, राइजोबियम, एनाबिना। आगे समझो। अब अपने बात करते हैं कंपोस्ट की। एक बार फिर से अपने रिवाइज कर लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो कंपोस्ट होती है ना, जैसे आपको मैंने मैन्योर के अंदर बताया कि एनिमल जो वेस्टेज होगा वो होगा, ह्यूमन वाला होगा और वेजिटेटिव वाला होगा। ठीक है, और जो कंपोस्ट होती है ना उसके अंदर अपने जो किचन वेस्टेज होता है ना वो ऐड कर देंगे साथ में। तो मैन्योर वाला तो होगा होगा, और मैन इसमें आप डिफरेंस पूछे तो किचन वेस्टेज भी आ जाता है इसमें, किचन वेस्टेज या रसोई कचरा। ठीक है, किचन वेस्टेज। मैन्योर मैंने आपको बता दिया कि ऑर्गेनिक होते हैं इन नेचर, फर्टिलाइजर होते हैं वो इनऑर्गेनिक होते हैं। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब अपने बात करते हैं कि जो मैन्योर है ना, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैन्योर क्या बताया मैंने? ऑर्गेनिक होंगे, ऑर्गेनिक। ठीक है, जो मैन्योर होंगे ना इनके अंदर न्यूट्रिएंट वैल्यू यानी कि जो पोषक तत्व मान होता है वो कम होता है। कैसे कम होता है? तो आपने देखा होगा FYM यानी गोबर की खाद, गोबर की खाद, FYM यानी गोबर की खाद। तो गोबर की खाद होती है ना जो, उसमें नाइट्रोजन कितना होगा? 0.5, फॉस्फोरस कितना होगा? 0.2, और पोटेशियम कितना होगा? 0.5। तो अपने ये देखें तो देखो इनमें जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो कम है। और अगर अपने यही फर्टिलाइजर की बात करें, किसकी बात करें? फर्टिलाइजर की। तो फर्टिलाइजर में कौन आ जाएगा? यूरिया। तो यूरिया के अंदर
जो नाइट्रोजन था वो कितना था 46%। तो अभी आप डिफरेंस समझ गए होंगे कि जो मैन्योर होती है उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है फर्टिलाइजर के, अगर अपने तुलना करें तो या कंपैरिजन करें तो, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये मैं साफ कर देता हूँ। यहाँ से आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, एक तो ये मेन्योर होंगे, ये होंगे ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक। उसके बाद में जो मेन्योर है ना, इसके अंदर न्यूट्रिएंट वैल्यू है ना, जो न्यूट्रिएंट कंटेंट वो होगा कम, ठीक है, न्यूट्रिएंट कंटेंट होगा कम। तो न्यूट्रिएंट कंटेंट कम है तो इसको अपने ज्यादा मात्रा के अंदर अप्लाई करेंगे खेत के अंदर, तो क्वांटिटी अपने इसकी ज्यादा रखेंगे, क्वांटिटी अपनी इसकी ज्यादा रखेंगे। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे FYM ग्रीन मेन्योर, जैसे GM मैंने लिखा ग्रीन मेन्योर, जेनेटिकली मॉडिफाइड मत समझना इसको, ग्रीन मेन्योर, ठीक है, हरी खाद जिसको बोलते हैं। और ब्लड मील यानी कि जो सूखा रक्त होता है ना उसको बोलते हैं, ठीक है। एक और आता है बोन मील, बोन मील हड्डियों का चूरा। केक्स यानी जो खल वगैरह होती है ना, जैसे सरसों की खल, वो भी इसी के अंदर आएंगे, तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। इसका जो रेजिडुअल इफेक्ट होता है ना, रेजिडुअल इफेक्ट, रेजिडुअल इफेक्ट से मतलब है कि अगर खाद अपने अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो जो खाद होती है वो एकदम से काम नहीं करेंगी, जैसे यूरिया कर जाती है, DAP कर जाती है, SSP कर जाती है। हालांकि DAP भी थोड़ा लेट काम करती है, पर जो मैन्योर होती है ये काफी दिनों तक इसका रेजिडुअल इफेक्ट है वो जमीन के अंदर बच जाता है। जैसे अपने एग्जाम्पल की बात करें, जैसे FYM होती है ना, जो FYM, इसका जो रेजिडुअल इफेक्ट होता है वो 12 मंथ तक होता है, 12 मंथ तक, ठीक है। आया समझ में आपको? तो ये है मैन्योर, आपको बस इतना ध्यान रखना है मैन्योर के बारे में। अब अपने एक चीज और देखते हैं कि जो मैन्योर होती है ये दो टाइप की होती है, मैन्योर होती है वो दो टाइप की होती है। मैन्योर के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं भाई, देखते हैं अभी। एक तो होगा बल्की, बल्कि को अपने बोल देंगे हिंदी में स्थूल, ठीक है। एक होता है कंसंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब सांद्रित, ये भी मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी, सांद्रित, सांद्रित, ठीक है। बल्कि का मतलब होगा कि इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है ना बल्कि के अंदर वो होगा कम, तो इसको अपने ज्यादा मात्रा के अंदर अप्लाई करेंगे। और कंसंट्रेटेड होता है ना, जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट कंटेंट होगा ज्यादा, तो उसको थोड़ी कम मात्रा के अंदर अप्लाई करेंगे। जैसे बल्कि का एग्जांपल अपने देखें तो FYM आ जाएगा, ठीक है। और अगर अपने कंसंट्रेटेड या सांद्रित खाद का एग्जांपल देखें तो उसके अंदर आ जाएगा ब्लड मील, ब्लड मील या बोन मील, हड्डियों का जो चूरा होता है ना, बोन मील, ठीक है। तो ये हो गया मैन्योर का फंडा, जितना भी आपको भी समझ में आ गया मैन्योर के बारे में, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट देखते हैं फर्टिलाइजर के बारे में। नेक्स्ट अपने देखते हैं किसके बारे में, फर्टिलाइजर। ऐसे डायग्राम से समझेंगे तो आपको भी आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, फर्टिलाइजर, ठीक है। फर्टिलाइजर क्या होगा भाई, नेचर में इनऑर्गेनिक होगा सर, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक होगा, ठीक है। एग्जांपल क्या है, यूरिया हो गया, DAP हो गया, SSP हो गया, TSP हो गया, ठीक है, MOP हो गया। कहाँ पे तैयार होंगे सर, इंडस्ट्री में तैयार होंगे, इंडस्ट्री में तैयार होंगे, ठीक है। या तो ये माइन करके निकाले जाएंगे या फिर इंडस्ट्री के अंदर इनको केमिकल कंपोजिशन से तैयार किया जाता है। अब बात आती है कि न्यूट्रिएंट कंटेंट, न्यूट्रिएंट कंटेंट यानी पोषक तत्व मान, पोषक तत्व वैल्यू किस में ज्यादा होगी, फर्टिलाइजर के अंदर, सीधी सी बात है ज्यादा होगी। अब इसका जो उपयोग है, यूज यानी मात्रा, तो मात्रा अपने कम डालते हैं खेतों के अंदर, तो मात्रा कम, कम से जैसे गोबर की जो ट्राली होती है अपने खेत के अंदर 2 या 3 डालते हैं, ठीक है, 2 3 4, पर जो यूरिया का बैग होता है वो 1-2 बैग ही अपने डालते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो नाइट्रोजन कंटेंट है वो ज्यादा है, तो अपने को कम मात्रा के अंदर उसको अप्लाई करना है, ठीक है। ये हो गया फर्टिलाइजर का फंडा। उसके बाद में बायो फर्टिलाइजर, तो बायो फर्टिलाइजर लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, जैसे अजोला, राइजोबियम, एनाबिना। जैसे राइजोबियम अपने कल्चर करते हैं ना, या राइजोबियम को अपने अप्लाई करते हैं, जैसे वो आपने देखा होगा FRI, फंगस राइजोबियम इंसेक्टिसाइड, इससे अपने सीड ट्रीटमेंट करते हैं ना वो,
ठीक है। नेक्स्ट अपने देखते हैं कंपोस्ट। तो कंपोस्ट के अंदर किचन वेस्टेज आएगा, जैसे आपने नाम सुना हुआ, एग्जांपल देखें तो अपने टाउन कंपोस्ट, टाउन कंपोस्ट, ठीक है, क्लियर। तो आपको मैंने बताया मैन्योर, फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर और कंपोस्ट। एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि जो FYM है ना, उसका जो रेजिडुअल इफेक्ट है वो 12 महीने तक रहेगा, ठीक है। और सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछ ले कि मैन्योर कौन सी मैन्योर है जो सबसे ज्यादा अप्लाई की जाती है, तो सबसे ज्यादा जो मैन्योर है वो अप्लाई की जाती है FYM, ठीक है। सबसे ज्यादा अप्लाई कौन सी की जाती है मैन्योर? FYM। नेक्स्ट अपने देख लेते हैं, जैसे जो मैन्योर होती है ना, उससे ज्यादा संख्या के अंदर, यानी माइक्रो मैक्रो, ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं ना वो ज्यादा मिलते हैं। जैसे अपने बात करें FYM, ठीक है, FYM। तो FYM से अपने को अल्टीमेटली क्या मिल रहा है? नाइट्रोजन मिल रहा है सर, फोस्फोरस मिल रहा है सर, पोटेशियम मिल रहा है, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट भी मिल रहे हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है। अब जैसे नाइट्रोजन कितना मिल रहा है? 0.5%, फॉस्फोरस 0.2%, उसके बाद पोटेशियम 0.5%। अगर यही अपने बात करें फर्टिलाइजर की, फर्टिलाइजर F मतलब फर्टिलाइजर, जैसे यूरिया, ठीक है, एक हो गया DAP। जैसे यूरिया से अपने देखेंगे ना तो नाइट्रोजन कितना मिलेगा? 46%। और DAP से, तो DAP से तो सर नाइट्रोजन मिल जाता है 18%, और जो फॉस्फोरस होता है वो मिल जाता है 46%। तो अब देखो यहाँ पे, अब आप ये बात समझने लायक। तो जैसे गोबर की खाद है, उससे देखो 1 न्यूट्रिएंट, 2 न्यूट्रिएंट, 3 न्यूट्रिएंट और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट भी होते हैं, वो देखो कितने मिल रहे हैं। और फर्टिलाइजर से 1 या 2 न्यूट्रिएंट बस इतने मिलते हैं, ज्यादा नहीं मिलते, ठीक है। ये आया समझ में? नेक्स्ट अपने देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्योर, ठीक है। या खाद का महत्व, क्या महत्व होता है भाई खादों का? तो जब भी अपने खाद है ना वो सोइल के अंदर अप्लाई करेंगे, तो एक तो है ना सोइल खराब नहीं होगी, ठीक है, लंबे टाइम तक सोइल है वो हेल्दी रहेगी। उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जो सूक्ष्म जीव, मृदा के सूक्ष्म जीव, उनकी संख्या बढ़ेगी। और जो मैन्योर होती है, जब उसका डिकम्पोजिशन होगा ना, यानी उसका अपघटन होगा, तो कौन अपघटन करेगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपघटन करेंगे। और अपघटन जब करेंगे ना तो उससे CO2 रिलीज होगी। वो CO2 पौधे को हेल्प कैसे करेगी? वो करेगी सर फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस भी अच्छा होगा, सोइल की जो हेल्थ है वो इंप्रूव होगी, माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म है वो ज्यादा वृद्धि करेंगे। एक और सोइल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी होती है, वो अच्छी बनी रहती है, ठीक है। देखते हैं अपने, जैसे पहला इंपॉर्टेंस क्या गया? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इनकी संख्या बढ़ेगी, संख्या बढ़ेगी, संख्या बढ़ेगी तो सोइल के लिए अच्छी बात है। नेक्स्ट, सोइल की जो प्रॉपर्टी होती है ना, सोइल प्रॉपर्टीज, सोइल की प्रॉपर्टीज कौन सी? जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी हो गया, ये सुधरेगी या फिर इंप्रूव होगी, ठीक है। नेक्स्ट अपने देखते हैं कि जब अपने मैन्योर को अप्लाई करते हैं ना खेत के अंदर, तो उससे सोइल का जो एरेशन होता है वो बढ़ता है। तो सोइल एरेशन बढ़ेगा, सोइल का क्या बढ़ेगा? एरेशन। एरेशन कैसे बढ़ता है सर? तो भी आपको बता देंगे। जैसे सोइल है वो कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट का मतलब हार्ड, सोइल हार्ड है, ठीक है। उसके अंदर अपने ऐसे तो मैन्योर अप्लाई नहीं करेंगे, तो उसके अंदर अपने जब मैन्योर अप्लाई करेंगे तो जो ऊपरी सरफेस होता है ना उसके अंदर अपने अप्लाई कर देंगे मैन्योर को। और जैसे जैसे डिकम्पोजिशन होगा मैन्योर का, वैसे वैसे उसकी जो सोइल है उसकी ब्लैक डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, तो जिससे सोइल का एरेशन अच्छा होगा, ठीक है। तो सोइल का एरेशन कैसे अच्छा होगा? ब्लैक डेंसिटी होती है ना, ब्लैक डेंसिटी। तो भाई ब्लैक डेंसिटी क्या होती है सर? देखो आपको ब्लैक डेंसिटी मैं सीधा सिंपल आपको बताऊं। जैसे सोइल, एक तो सोइल है वो है लूज, लूज का मतलब जैसे उसमें हैरो वगैरह लगा रखे हैं, तो
एक तो वो सोइल, एक दूसरी सोइल है कि ऊपर से जो उसकी सरफेस है वो हार्ड, तो हार्ड सरफेस है इसका मतलब उसकी ब्लक डेंसिटी है वो ज्यादा है, ब्लक डेंसिटी ज्यादा है, यानी ठोस जो सोइल होती है उसका प्रति इकाई आयतन का जो वजन होता है उसको बोलते हैं ब्लक डेंसिटी। ठीक है, आगे समझ में बात, तो ब्लक डेंसिटी डिक्रीज होगी इसमें। अब नेक्स्ट अपने और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंस इसके। जो सस्टेनेबिलिटी होती है ना, सस्टेनेबिलिटी सोइल की वो बढ़ेगी, बढ़ेगी, ठीक है, इंक्रीज होगी। आया समझ में बात। और जो सोइल होती है ना वो हेल्थी रहेगी, हेल्थी रहेगी। सोइल का जो पीएच होता है ना वो कंट्रोल में रहता है, कंट्रोल में। ठीक है, एक और है जो मेन्योर है ना, अगर जैसे सोइल आपकी एसिडिक है तो उसको न्यूट्रल कर देगी, अगर आपकी सोइल सैलाइन है तो उसको भी न्यूट्रल करने में मदद करती है। हालांकि पूरा न्यूट्रल तो नहीं करती, पर आपकी क्रॉप है वो प्रोडक्शन, उसका क्रॉप प्रोडक्शन हो जाए इतना उसको सेट कर देती है जो मेन्योर होती है वो। और क्या करेगी सर मेन्योर, और भी आपको बताते हैं। जैसे इससे बहुत ज्यादा अपने को न्यूट्रिएंट मिलेंगे, उससे भी जो प्लांट है उसकी ग्रोथ है वो भी अच्छी होगी, प्लांट ग्रोथ है वो भी अच्छी होगी। आया समझे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद फर्टिलाइजर है जो, तो फर्टिलाइजर अपने ज्यादा अप्लाई करेंगे तो सोइल की जो हेल्थ होती है वो खराब हो जाती है। एक मेन्योर, एक इसमें वो लिखना रेजिडुअल जो इफेक्ट होता है ना, रेजिडुअल इफेक्ट वो काफी लंबा होता है, लॉन्ग टर्म। तो इस हिसाब से जो मेन्योर है ना वो सोइल को बहुत अच्छा बना देती है। तो अपने को जो खादें हैं वो अप्लाई करनी चाहिए जिससे अपनी सोइल है वो अच्छी बनी रहे, खराब ना हो, बंजर ना हो, लॉन्ग टर्म तक वैसी की वैसी बनी रहे। जैसे अपने अभी अपने ज्यादा फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो जिससे सोइल है वो खराब हो रही है, तो अपने को मैन्योर ज्यादा अप्लाई करनी चाहिए, फर्टिलाइजर उसका कम यूज करना चाहिए। ठीक है, आया समझ में। अब दो तीन चीजें और है वो आपको ध्यान में रखनी है, कुछ डाटा है वो आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे एक नंबर पे इंस्टीट्यूट है वो आपको ध्यान में रखना है, नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग, फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये कहाँ पे है, ये है सर गंगटोक सिक्किम में, गंगटोक सिक्किम में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, ये आपको ध्यान में रखना है अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में कुछ पढ़ रहे हो तो। ठीक है, दो नंबर पे आपको ध्यान रखना है सेंट्रल इंस्टीट्यूट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड नेचुरल फार्मिंग। ठीक है, ये कहाँ पे है सर, तो ये है सर गाजियाबाद में, गाजियाबाद, ये कहाँ पे है सर, यूपी में। ठीक है, तो अगर आपसे नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछे तो आपको ध्यान रखना है गंगटोक सिक्किम के अंदर। अगर आपसे सेंटर पूछे, जैसे अगर पूछ ले ऑर्गेनिक फार्मिंग का सेंटर या फिर नेचुरल फार्मिंग सेंटर, तो आपको गाजियाबाद यूपी ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बात आती है कि सर अपने इंडिया के अंदर भी कोई ऐसी स्टेट है क्या जो फुली ऑर्गेनिक है, या अपने राजस्थान के अंदर भी कोई ऐसा जिला है कि जो फुली ऑर्गेनिक है। तो मैं आपको बता दूं, सिक्किम जो स्टेट है ना, सिक्किम, ये इंडिया की फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट है, इंडियाज फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक, फुली ऑर्गेनिक स्टेट। कब इसको दर्जा दिया गया, तो 2016 के अंदर किसने दिया था, तो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ ले कि इंडिया की ऐसी कौन सी स्टेट है जो फुली ऑर्गेनिक है, तो सिक्किम है। कब बनाया गया इसको या कब इसको दर्जा दिया गया, तो 2016 के अंदर डिक्लेयर किया गया था। ठीक है,
अब अपनी बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर, राजस्थान में सर, तो राजस्थान के अंदर आपको ध्यान रखना है, डूंगरपुर जो जिला है ना, वो ऑर्गेनिक जिला है, ऑर्गेनिक डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो स्टेट के अंदर तो सिक्किम हो गया, और अगर आपने अपने पूछे राजस्थान में तो डूंगरपुर, ठीक है, आया समझ में। तो अपनों ने पढ़ा कि मेन्योर क्या होती है, ठीक है। उसके बाद में मेन्योर के बारे में कुछ जानना, भी मेन्योर कैसे सोइल को इफेक्ट करेगी, मेन्योर के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल है, मेन्योर कितने प्रकार की होगी, और उसके बाद में इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो जो अपनी क्लास है वो अपने यहीं तक रखते हैं आज। नेक्स्ट क्लास में अपने देखेंगे जो ऑर्गेनिक मेन्योर है उसको कैसे क्लासिफाई करते हैं। हालांकि इसमें मैंने आपको बता दिया कि जो बल्कि और कंसंट्रेटेड दो तरीके की होती है मेन्योर, और उसके अंदर भी बहुत कुछ चीजें, जैसे गोबर की खाद कैसे बनाएंगे, बोन मील कैसे बनती है, सीवेज सलज क्या होता है, वो सब चीजें क्लासिफिकेशन के अंदर आएगी, तो वो अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।